हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अब एलएलबी वालों के एग्जाम आ रहे हैं और ये जो कंटेंट है एलएलबी वालों के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 5 लेकर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस की। तो आज हम इसके अंदर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ रीजनल कॉम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इवन नोट्स हिंदी में या इंग्लिश में चाहिए हो, आप लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम @education01 पर नोट्स के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो हमारा जो इंडिया है, हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, लीगल सिस्टम हमारे यहाँ 3 टायर्स में है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा 26 जनवरी 1950 में आया था। ठीक है, बट कोर्ट में तब आया, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो पहले हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में काम कर रहा था, उसके बाद ही ये मूव हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में तो आ गया था वो, लेकिन कहाँ काम कर रहा था, हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में काम कर रहा था। और 1958 में हमारा वो स्टेब्लिश हो गया था, तिलक मार्ग न्यू दिल्ली, जहाँ पर वो आज की डेट में है। और जो फाउंडेशन थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, वो 29 अक्टूबर 1954 में लाई गई। राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टार्ट किया, मतलब इसको बिल्डिंग जो थी उस टाइम बननी स्टार्ट हुई थी, उस बिल्डिंग की फाउंडेशन हमारे प्रेसिडेंट ने करी। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट होगा इंडिया का। उसके अंदर जज होंगे, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके साथ साथ 34 अदर जजेस होंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब हमारा देख रहे हैं तो इसके फीचर्स क्या है। तो हमारा आर्टिकल 124 से 147 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंक्शंस, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट और सुप्रीम कोर्ट को जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वही जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, और जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, रिटायरमेंट का, वो सारा हमारा आर्टिकल 124 से 147 के अंदर कवर करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इवन हम लोग सुप्रीम कोर्ट एज अ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यार किसी को कहीं से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट के डिसीजन से भी, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाल सकता है। ठीक है, इवन हमारा आर्टिकल 32 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्टली अप्रोच करता है कि अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है ना। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर लेजिस्लेशन को स्ट्रक डाउन कर सकता है। ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा हो, तो उसको इनकंसिस्टेंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके फंक्शंस क्या है, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जो है जब फाइनल वर्डिक्ट देगा किसी भी अपील, अगर हाई कोर्ट और आप लोग हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो एज अ फाइनल वर्डिक्ट माना जाता है। ठीक है, और ये एज ए इंस्टीट्यूशन एक्ट करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व करेगा। आर्टिकल 141 के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉ जो पास करता है वो सारे ही कोर्ट में अप्लाई होगा इंडियन टेरिटरी के अंदर। फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो सुओ मोटो भी पास कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है क्या वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट का। आपको ये स्टेटमेंट बतानी पड़ती है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट का। ठीक है, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एंड जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट अगेंस्ट प्रोहिबिशन, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये जितने भी राइट्स हैं ये एक इंसान को मतलब एज अ ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं जो इंसान के जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी लॉ, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो किसी भी लॉज को नल एंड वॉइड कर सकता है अगर कोई सा भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अल्टीमेट प्रोटेक्टर एंड इंटरप्रिटेटर माना गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स का।
तो अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का? तो हाँ जी, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। और जब आप ये स्टेटमेंट बताओ तो उसमें फंडामेंटल राइट्स थोड़े से बताओ। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, फिर आप उसके थोड़े राइट्स बताओ। उसके बाद आप बताइए इसके मुद्दे की जो बात है कि हाँ वो वाकई में जो है गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का। जैसे कि आर्टिकल 32 के अंदर दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है कि कोई भी सिटीजन जिसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना। और 226 के अंदर हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है। तो ये हमें दोनों राइट्स दिए गए हैं सिटीजन को। तो आप ये सब चीजें लिखकर स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो। अब बात करें पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की। पावर में देखा जाए तो पहले आता है हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। आर्टिकल 135 में 131 में कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट है एज के पास पावर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। उन सारे डिस्प्यूट के जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है या फिर स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, उन सबका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास है? हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। इवन आर्टिकल 139 में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है या फिर डायरेक्शन दे सकता है। अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करा जाए तो हमारे आर्टिकल 132 से 134 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुरिडिक्शन की अथॉरिटी है। कोई भी मैटर हो चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, आप अपना जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील लगा सकते हैं। अब अगर बात की जाए एडवाइजरी जुरिडिक्शन इसके पास है। आर्टिकल 143 के अंदर है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो लॉ का, चाहे वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, ट्रीटी अग्रीमेंट से रिलेटेड हो, तो उन सारी चीजों में जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो है एडवाइस ले सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट से। रिव्यू जुडिशन की पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जो भी लॉ हमारे लेजिस्लेचर पास कर रहा है ये उसको रिव्यू कर सकते हैं। इवन अगर उन्हें लगता है कि ये लॉ इनकंसिस्टेंट हो सकता है तो ये उसको बंद करवा भी सकते हैं। अब बात करें कंपोजिशन क्या है, तो अभी हमने पढ़ा एक इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके साथ साथ 34 अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो सारे जजेस हमारा कौन अपॉइंट करेगा? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन जजेस को अपॉइंट करेंगे। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो देखा जाए तो हमारे पास 24 हाई कोर्ट थे बट नाउ इट्स 25 हो चुके हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट स्टेब्लिश हुआ है। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट हमारा था 1862 जो कलकत्ता में बना था। अगर हम हाई कोर्ट में कंपोजिशन की बात करें तो हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट में जितने जजेस होंगे उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं करी गई है। वो सब रिक्वायरमेंट पे होता है, अगर जजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। अब इसके पास कौन कौन सी जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट के पास? तो हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर है, ठीक है। इवन हाई कोर्ट 266 के तहत अपनी इश्यू कर सकता है रिट को, ठीक है। इसके बाद ये सारे केसेस ले सकता है, इसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है सिविल मैटर्स में भी और क्रिमिनल मैटर्स में भी। इवन अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी बहुत 20,000 से ज्यादा है तो सुप्रीम हाई कोर्ट उसको जो है केस को हियर कर सकता है। और हाई कोर्ट ने पावर है कि वो रिट को इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन दे सकता है विल के मैटर हो, डाइवोर्स का मैटर हो या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, इन सब पर भी इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन पिटिशंस होते हैं ये उन सारे पिटिशंस को भी सुन सकता है। तो हाई कोर्ट के पास भी हमारी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर होती है। अपीलेट जुरिडिक्शन, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोई भी इशू है जो 5,000 से ज्यादा का है या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो भी अपनी अपील लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। क्रिमिनल केसेस में भी ये चीज है कि अगर कोई भी केस हमारा सेशन या एडिशनल सेशन जज ने डिसाइड करा है, अगर सेशन जज ने इम्प्रिजमेंट दी है 7 साल की या उससे ज्यादा की, तभी भी आप अपील लगा सकते हो हाई कोर्ट में। अगर कोई कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड करी है किसी सेशन जज ने, तब भी आप इसमें जो है अपील लगा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। जो भी केसेस हैं स्टेट के या फिर किसी फेडरल लॉज के, ठीक है, तो वो भी हाई कोर्ट में आ सकते हैं, आप उसकी अपील लगा सकते हो हाई कोर्ट में। या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ठीक है,
वो भी हाई कोर्ट जो है उन केसेस के ऊपर आप मतलब आप उस केसेस को भी हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हो। या फिर कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर कोई लॉ का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रहा है, कोई फैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसा कुछ, तो आप जो है हाई कोर्ट के अंदर अपील लगा सकते हो। तो अपीलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, ओरिजिनल भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसके हाई कोर्ट के पास भी है। बट हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील लगाओगे सुप्रीम कोर्ट पे। आप किसी लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तब आप अपील लगाओगे हाई कोर्ट में। ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इसके पास पावर्स है कि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है हाई कोर्ट के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये है कि ये प्रोसीडिंग रूल्स इशू कर सकता है, केस ट्रांसफर कर सकता है, अपॉइंटिंग कर सकता है स्टाफ को। और ये जो है जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उन पर कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज करता है। इंटरप्रिटेटिंग लॉज, ये हमारे लॉज को इंटरप्रिटेट करता है ताकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। पनिशिंग कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट की पनिशमेंट दे सकते हैं। रेजुडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी है, तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो रेट जो है इशू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की, हमने बात करी हाई कोर्ट की, हमने उनकी पावर्स देखी, दोनों की, दोनों के फंक्शंस देखे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं रीजनलिज्म क्या होता है, तो रीजनलिज्म बेसिकली होता है क्षेत्रवाद। तो रीजनलिज्म क्या होता है कि रीजनलिज्म एक ऐसा एक्सप्रेशन है कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी का, मतलब जहाँ पर सब लोग एक साथ सेम ज्योग्राफिकल कंडीशन में रह रहे हैं और एक लैंग्वेज वो सब लोग यूज कर रहे हैं, वो सब लोग सेम कल्चर को शेयर कर रहे हैं। तो हमारा रीजनलिज्म के अंदर आता है, मतलब वो क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो हमारा रीजनलिज्म में आता है। पॉजिटिव सेंस में अगर आप रीजनलिज्म को देखोगे तो ये इनकरेज करता है डेवलपमेंट को, ब्रदरहुड की सेंस को डेवलप करता है। उसके साथ साथ ये जो लोग के अंदर जो वननेस की फीलिंग होती है उसको भी ये प्रमोट कर रहा है। और रीजनलिज्म के अंदर क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर रीजन के इंटरेस्ट को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। और वेलफेयर भी, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम पर किसके लिए, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए हम बात करते हैं। नेगेटिव साइंस में देखें तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाना है किसी एक रीजन से, तो वो जो है कहीं ना कहीं थ्रेट बन सकता है कंट्री के ऊपर। क्योंकि जब एक बंदा अपनी रीजन के बारे में सोचेगा, किसी और के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है हार्म कर सकती है। तो रीजनलिज्म का बेसिक मतलब क्या है, क्षेत्रवाद होना। जिस क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे पंजाबी एक साथ रह रहे हैं अपने एक क्षेत्र के अंदर, वो सारे के सारे रह रहे हैं, सेम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सेम कल्चर यूज कर रहे हैं, तो वो ये ध्यान देंगे ना कि उनकी कम्युनिटी बढ़े, उनके साथ डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो वहाँ रीजनलिज्म में होता है। रीजनलिज्म का काफी बेनिफिट भी है, जैसे ट्राइब्स हैं, वो सब एक क्षेत्र में रह रहे हैं, उन सबने मिलकर आवाज उठाई है तो वहां पर भी डेवलपमेंट होगी। तो रीजनलिज्म अच्छी सेंस में भी काम करता है। अब बात करें जाए कि रीजनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया के अंदर, तो देखिए रीजनलिज्म का ग्रोथ ऐसे हुआ कि पॉलिटिकल आइडिया जो था कि मतलब कंट्री को डिवाइड कर देना स्मॉलर रीजन के अंदर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या करा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कंट्रोल करा हुआ है। कॉलोनियल पॉलिसीज भी थी जिनसे भी रीजनलिज्म में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। लेकिन बेसिक कॉजेज क्या है कि जोग्राफिकल फैक्टर देखा जाए, सब लोगों की सेम प्रैक्टिस है, फूड्स है, हैबिट सेम है। लिंग्विस्टिक फैक्टर बहुत ज्यादा प्रमोट करता है रीजनलिज्म को, क्योंकि लैंग्वेज तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। तो लिंग्विस्टिक फैक्टर हो गया क्योंकि लैंग्वेज से थ्रू ही लोग अपनी बात शेयर करते हैं, अपने इमोशन शेयर करते हैं, जो लोगों को ज्यादा कनेक्ट करवाती है एक दूसरे से। हिस्टोरिकल फैक्टर देखा जाए तो इंडिया जो है काफी टाइम से ही, जब इंडिया पे कंट्रोल था, तो कहीं ना कहीं रीजन्स जो थे वो बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट करते थे, सब अपने अपने रीजन को सपोर्ट करते थे बेसिकली। आज के टाइम में भी सब अपने अपने ही रीजन को सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अब ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ने जो हमारे कुछ रीजन थे उन सबको जो है अलग कर दिया था, मतलब कुछ रीजन ऐसे थे जिन्होंने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा फेस करे थे उस टाइम पे। तो आज के टाइम पे तो, अब जब वो उस टाइम पे उन्होंने इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज फेस करी थी, तब उन सबने अपना ग्रुप बना के अपनी लिए आवाज उठाई, अपने रीजन के लिए उन्होंने काम भी करा पर्टिकुलरली। अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हो रहा है रीजनलिस्ट एजेंडा के साथ। ऑब्वियसली बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो अपने ही रीजन पे ध्यान देती है, दूसरे पे तो नहीं देती। वो अपने ही रीजन के लोगों को कहती है ना कि हम आपके लिए ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी आजकल रीजनलिस्ट एजेंडा के साथ ही जो है राइज हो रही हैं। तो ये कुछ थे कॉजेज। अब इसका एम क्या है रीजनलिज्म का, देखिए जो रीजनलिज्म है उससे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो है काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर हम अपनी ही पर्टिकुलर रीजन की बात करें, वहाँ पर सब लोग मिलकर रह रहे हैं, अगर हम अपनी रीजन को सब मिलकर अच्छे से कर लें, क्योंकि हम सबका सारा बैकग्राउंड सेम है, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी।
ठीक है। इससे हम लोग के बीच में लॉयल्टी बनती है, हम लोगों के बीच में हम लोग का डिस्टेंस रीजन हो पर हम सबके बीच में लॉयल्टी बनती है। ठीक है ना। सबकी एक ग्लोबल आइडेंटिटी बनती है, हम सब एक इंडिपेंडेंट प्लानिंग कर लेते हैं इससे अपने रीजन के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के लिए। उसके साथ साथ इससे क्या होता है, हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज प्रमोट होती है। हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को किसी रीजन में। ठीक है। हम एज अ होल नेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे रीजन में इस चीज से बेनिफिट होगा, हम वही चीज करते हैं। हाउएवर रीजनलिज्म कैन बी नेगेटिव। देखो यार, रीजनलिज्म हो, कॉम्युनिज्म है, कास्टिज्म हो, सबका अगर एक फेवर है तो एक नेगेटिव भी है ही। रीजनलिज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा कि सिर्फ हम अपने ही रीजन के बारे में सोच रहे हैं, हम नेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है हार्मफुल हो सकती है कंट्री के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉम्युनलिज्म की, तो कॉम्युनलिज्म होती है सांप्रदायिकता। अब ये क्या होती है, ये क्रिएट होते हैं लोग के अपने रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी से सांप्रदायिकता क्रिएट होती है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में। सब कम्युनिटीज में ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के बीच में, क्योंकि ये होता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अपनी माइनॉरिटीज के लिए है या अपने रिलीजन के लिए ही है। तभी कॉम्युनलिज्म आ जाता है। जैसे हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम्स अलग हो गए, सिख अलग हो गए, सब अपने अपने कम्युनिटी पे ही बात कर रहे हैं, सब अपने ही रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सब हमारा कॉम्युनलिज्म में आ जाता है। अब बात करें कि कॉम्युनलिज्म इंडिया में आया कैसे। इंडिया में तो था ही नहीं ये सब चीजें, सब अच्छा खासा रह रहे थे। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत हुई थी, ये भाई ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी की हुई थी, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, उससे ही इस चीज की शुरुआत हुई। मतलब ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में इसकी बेसिकली शुरुआत हुई थी, उससे पहले ऐसे तो कुछ था नहीं। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा कॉम्युनलिज्म के इवॉल्व होने का, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स ने जो है डिवीजन क्रिएट कर दिया था कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है। और उनका उनका मानना क्या था, दोनों को आपस में लड़ा वो प्ले करो, दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके वो अपना आराम से प्ले करते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का हमारा जो पार्टीशन हुआ 1905 में, वो भी एक कॉम्युनलिज्म का बड़ा ही रोल रहा उसमें, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी के लोग अलग हो गए थे, ठीक है, और हिंदू मेजोरिटी के लोग अलग हो गए थे, इसमें पार्टीशन हो गया था। जो हमारा कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 का हुआ, ये एक पॉलिसी थी जो इम्प्लीमेंट करी थी ब्रिटिशर्स ने। इसके अंदर इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिफरेंट और डिफरेंट कम्युनिटीज बेस्ड पे इन्होंने पॉपुलेशन बनाई। ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीट्स को एलोकेट करा लेजिस्लेटिव असेंबली में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज बेस्ड उन्होंने सीट्स बनाई। अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, इसमें लोग क्या करते थे, ये जो ब्रिटिश था ये हमेशा अपनी अपीजमेंट पॉलिसी पे काम करता था। ये हमेशा कॉम्युनल टेंशन बढ़ाते थे, कि एक कम्युनिटी को फेवर करते थे, दूसरे को नहीं करते थे। इससे क्या हो रहा था, इससे कॉम्युनल आइडियोलॉजीज का बहुत ज्यादा रेज हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्युनल आइडियोलॉजीज लोगों के दिमाग में बन रही। ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट भी पढ़ा होगा, तो इसके अंदर भी ये था ना कि ब्रिटिशर्स मुस्लिम के खिलाफ हो गए थे। वो एक कम्युनिटी को फेवर कर रहे थे, एक के वो खिलाफ हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सारी की सारी कॉम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी को बढ़ावा ही तो दे रही है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी एक और, कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब आए कॉजेज। तो ये क्वेश्चन तो आता ही है, रीजनलिज्म के कॉजेज। तो आए हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर, ब्रिटिश टाइम पीरियड जो था वो इसमें कॉजेज में आ जाएगा। पॉलिटिकल फैक्टर हमारा आया, आज तक पॉलिटिकल पावर को लोग गेन करने के लिए कॉम्युनलिज्म पे ही काम करते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स भी कहीं ना कहीं कॉम्युनल अपने दिमाग में कॉम्युनल एजेंडा बनाकर ही काम करते हैं, ताकि पावर उनको मिल सके। एक कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, दूसरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे कि पुबर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या लोगों के पास रिसोर्सेज पर एक्सेस नहीं है, ये सब चीजें भी कम्युनल टेंशन बना बढ़ाती हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में। सोशल कल्चर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट एंड क्लास डिवीजन है, ठीक है, एज वेल एज रीजनल डिवीजन भी है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी कम्युनल टेंशन बढ़ाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है इंडिया के अंदर। ये चीजें कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन तो बढ़ा ही रही है कास्ट कम्युनिटीज के बीच में। जनरल के लिए बहुत कम प्रोविजन है, दूसरी साइड दूसरी कास्ट के लिए प्रोविजन है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी भी है, लेकिन कुछ चीजें कम्युनल टेंशन बढ़ा देती हैं लोगों के अंदर। अब मीडिया का रोल देखा जाए तो मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है लोगों के दिमाग में, या कोई भी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन दी हो ना, उसको भी स्प्रेड करने के लिए मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी स्पीच हो जो मिस इन्फॉर्म कर रही हो लोगों को, या फिर कोई कम्युनल बेस्ड कोई स्पीच हो,
तो ये सारी चीजें भी कम्युनल टेंशन बढ़ाती हैं। उसके साथ साथ रिलीजियस फैक्टर भी है। ठीक है, अगर लोगों के अंदर फंडामेंटलिज्म वाला फंडामेंटलिस्ट एंड जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उससे कम्युनल टेंशन हो रही है। और फंडामेंटलिज्म वो होता है कि कट्टरवाद लोगों के अंदर बढ़ रहा है, उससे भी कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये कुछ ना कुछ रीजंस है जिस चक्कर में कम्युनलिज्म आज के टाइम में भी बहुत बढ़ रहा है। तो नहीं है आज के टाइम में नहीं है, आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इवन अगर आप लोग देखोगे तो हाँ, ये देखो दिल्ली रॉयट्स हुए थे 2020 में, वो भी तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म के चक्कर में हुए थे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा कम्युनलिज्म का इंडिया में? तो इंडिया में इफेक्ट ये पड़ा कि पहले तो पार्टीशन हो गया 1947 में। ठीक है, उसके बाद एंटी रिवॉर्ड्स हुए 1984 में, जिसमें 4,000 से ज्यादा सिखों को इन्होंने मारा। ठीक है, वो क्यों मारा था? वो भी एक रीजन था उस टाइम पर। और जो पार्टीशन वाला 1947 का, वो भी रीजन के चक्कर में हुआ था। अपना मुस्लिम को अलग रहना था। अगर उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था, ज्यादातर रीजन बेस्ड तो रिलीजन बेस्ड तो हुआ था पार्टीशन। ठीक है ना, और कम्युनल वायलेंस उस टाइम पे इतना ज्यादा फैल गया था पार्टीशन के टाइम पर कि पार्टीशन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी बन ही गया था। अब जो असम वायलेंस हुआ 2012 में, वो भी हुआ था बंगाली स्पीकिंग और बेडोज स्पीकिंग लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है, इससे भी काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी। मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे 2013 में, ये भी कॉमनर राइट्स हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर 60 लोगों की डेथ हुई थी और उससे ज्यादा की डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, कम से कम 50,000 लोगों की। दिल्ली रॉयट्स हुए 2020 में, ये भी कॉमनर वायलेंस इशू था जो दिल्ली में हुआ था। इसमें भी 50 से ज्यादा लोगों को इंजरी हुई और इसमें डेथ भी काफी ज्यादा लोगों की हुई। ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या है, सिर्फ कॉमनर की वजह से तो ही है। पार्टीशन क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम के अपने डिस्प्यूट थे, पार्टीशन हो गया। चाहते तो सारे साथ रहते हो रखा होता। एंटी सिख रिवॉर्ड्स हो गया इंदिरा गांधी के टाइम पे, ये सिख रिवॉर्ड्स हो गया था। तो इस रिवॉर्ड्स में सरदार मजबूर हो गए थे, उन्हें इतना गंदे तरीके से मारा गया था इस रिवॉर्ड्स में। तो असम वायलेंस हुआ 2012 में, ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन बेस्ड हुआ। बंगाली स्पीकिंग और जो बंगाली बेडोस स्पीकिंग लोग थे उनके बीच में हुआ ये, 2013 में भी हुआ, फिर 2020 में भी हुआ। तो कम्युनल रायोट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंडिया में है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो भाई कॉम्बिनेशन का इफेक्ट ऐसा बढ़ रहा है इंडिया पे आज के टाइम में भी, वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता ही होगा। अब बात करो कास्टिज्म की, तो कास्टिज्म भी बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज का ही चलता आ रहा है। और ये जो कॉम्युनलिज्म है, बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि कॉम्युनलिज्म होता क्या है। और इसके साथ साथ इसमें क्वेश्चन आता है कि कॉजेज ऑफ कॉम्युनलिज्म और इफेक्ट क्या है कॉम्युनलिज्म। अब आया कास्टिज्म क्या होता है। तो कास्टिज्म एक सिस्टम है, इंडिया कास्ट का एक सिस्टम है जिसको हम जाति भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा लास्ट 3,000 साल से चलता आ रहा है, आज का तो है नहीं। लेकिन पहले तो फिर भी कास्ट लोगों के काम के ऊपर थी, अब तो बहुत ज्यादा कास्ट बढ़ गई है। ठीक है, अब पार्टी पॉलिटिक्स एंड कास्ट क्या है? आज के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं कास्ट को तो यूज करती है ना पॉलिटिक्स करने के लिए। लोगों के अंदर भी ये चीज है, अगर ये बंदा हमारी कास्ट का है तो हम इसे वोट देने जा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के जो लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं वो लोग भी कास्टिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इवन जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल होती है वो फोकस करती है अपनी ही कास्ट के इंटरेस्ट पे फोकस करती है, अपनी ही कास्ट के कंसर्न पे वो फोकस करेगी। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स एंड कास्ट अच्छा है बट कुछ हद तक ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी ही कास्ट को प्रमोट करते हैं। अब इसमें इलेक्शन एंड कास्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे इलेक्शन के अंदर। कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न है हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे कि नीचे आपको इमेज दिख रही होगी, भाई वो तो आराम से बैठे हैं, वो अपने कास्ट आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लोग पीछे पीछे चलते रहते हैं। कास्ट बेस्ड वोटर है आज के टाइम में, लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं और अपनी ही कास्ट को एडवांटेज देते हैं। ठीक है, कास्ट बेस्ड कंसिडरेशन इलेक्शन है, मतलब कि हमारे यहाँ जो है, अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल एजेंसीज चल रही हैं या जो भी कोई नेता खड़े हो रहे हैं या जो भी कुछ है, वो ज्यादातर सब अपनी ही कास्ट के चक्कर में ही खड़े हैं और उनके ही कास्ट के लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। इवन आजकल तो एसोसिएशन भी है सबकी कास्ट को ले लेके, हर एक कास्ट की अलग एसोसिएशन है। अगर देखा जाए हर कास्ट की अपनी अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है। तो कॉजेज क्या है, कास्ट इसमें इतना ग्रोथ क्यों हो रहा है? तो सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल नॉर्म्स हैं। ठीक है, जनरेशन में देखा जाए तो काफी ज्यादा जो हमारे को कास्ट का आइडिया है वो काफी सुपीरियरिटी पर है। ठीक है,
सोशल नॉर्म्स एंड कल्चर नॉर्म्स, हम लोग सेम कल्चर के हैं, हमारी सेम कास्ट है, सेम हमारा रिलीजन है, सेम चीजें हम लोग शेयर कर रहे हैं, हमारी हैबिट सेम है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमारी कास्ट को बढ़ावा देती है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हमारी जो लोअर कास्ट थी, ठीक है, वो एज अ उनसे फोर्स्ड लेबर काम करवाया जाता था, उनको डोमिनेट करा जाता था, इससे भी हमारा वायलेंस काफी ज्यादा हुआ है। पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, कास्ट बेस्ड वायलेंस जो था हमारा पॉलिटिकल पावर के स्ट्रगल से रिलेट होता था कहीं ना कहीं। कास्ट एंडोगेमी, मतलब लोगों का बिलीफ है कि एक पर्सन को अपने ही कास्ट के अंदर शादी करानी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी क्या है, कास्टिज्म की जो है डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि जब तक लोग अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं करेंगे तो ये खत्म कैसे होगा, लोग वही रीतियां चला रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इससे जो है कास्ट बेस्ड क्रिएशन बनी है, मतलब अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बन गई है लोगों की, ठीक है ना। एक बड़े लेवल पे सेम कास्ट के लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इवन कुछ जगह पे तो ऐसा है कि लोग अपनी कास्ट को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे की कास्ट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉजेज हमारे कास्टिज्म के बढ़ने के। अब आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो कास्टिज्म को? पहला बात, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कराई जाए ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ डाली जाए कि वो अंडरस्टैंड करे अपने कल्चर को, और ये जो सोसाइटी पे ऐसा कास्ट का जो ये कॉन्स्टेंट है ना, उस चीज़ को हटाया जाए। इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ कराई जाए ताकि अगर लोग अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी करेंगे तो हो सकता है कास्ट सिस्टम को जो है थोड़ा कम करा जा सके। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, लॉज का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए, ये ना हो कि लॉज बना के रख दिए बट उससे कहीं भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और ये जो इंटरकास्ट मैरिज है तो बहुत सारे लोगों को हिट भी करी होगी, अगर कुछ लोग इंटरकास्ट मैरिज करनी पड़ती है क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमिकली एम्पावर करना चाहिए, जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी इकोनॉमिकली एम्पावर करना चाहिए गवर्नमेंट को, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। कोलैबोरेशन, हमारी जो सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज बनाई हुई हैं कम्युनिटीज को लेके, उन सबको एक साथ कोलैबोरेट करके ही चलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे कास्टिज्म को कंट्रोल हो सकता है। और ये वाला क्वेश्चन आता है कास्टिज्म का अब है जैसे कि राइट एन ऐसे ऑन रीजनलिज्म इन इंडिया, तो रीजनलिज्म के ऊपर आपको ऐसे लिखना है तो आप वो ऐसे लिख सकते हो, जो अभी हमने पीछे लिखा है आप उसको लिख सकते हो। व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इट, कम्युनलिज्म क्या और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो कम्युनलिज्म में कंट्रोल हो सकता है अगर लोगों के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करा जाए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट लोगों को प्रोवाइड करा जाए। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है अगर जो लॉज वो बना रही है, उन लॉज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा जाए। ठीक है, उसके साथ साथ कम्युनलिज्म को बंद करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब लोगों को एक तो इक्वल एजुकेशन दी जाए। एक्सप्लेन पावर एंड फंक्शन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये हमने अभी पढ़ा, ये आप लिख दोगे आराम से। डिस्कस द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 से 3 बार आ चुका है, तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा, तो वो आप यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हो। डिफाइन कास्टिज्म आप लिख सकते हो। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो इस यूनिट से आए हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और कास्टिज्म सपोर्ट करना है तो भाई, कास्टिज्म को अगर कंट्रोल करना है तो जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी पेपर में, कास्टिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी कोई क्वेश्चन आया है। ठीक है, बाकी आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इवन किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और अब तो एलएलबी वालों के पेपर हैं, सो एलएलबी वालों बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।